हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज़ के 11वां लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस किया है। उसमें हम लोगों ने 10 लेक्चर को डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बिहार के कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो बिहार की, उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। ठीक है, ये इतिहास शुरू होता है 12वीं सदी से लेकर 17वीं सदी, यानी 12वीं सदी से 17वीं सदी के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें बिहार के मध्यकालीन इतिहास को रखा जाता है। ठीक है, यह शुरू कब होता है? आरंभ होता है तुर्कों के आगमन से। ठीक है, एंड अंत होता है यूरोपियन आगमन से। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं, मैंने इधर कुछ रचनाएं लिखे हैं, बुक्स लिखे हैं और इधर ऑथर लिखे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है। इंग्लिश और हिंदी में सेम ही लिखा जाएगा, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। आप देख सकते हैं, तबकाते नासरे, इनका जो ऑथर है वो है मिनाजुस सिराज। ठीक है, बख्तियार खलजी के अटैक के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद तारिके फिरोज शाही, इनका जो ऑथर है वो है जियाउद्दीन बर्नी। इसमें भी बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद अकबरनामा का जो ऑथर है वो है अबुल फजल। ठीक है, आलमगीर नामा, इनका जो ऑथर है मिर्जा मोहम्मद कासिम। ठीक है, ये दो जो रचना आप देख रहे हैं इसमें मुगल रूल के बारे में जिक्र किया गया है बिहार में। ठीक है, बिहार में मुगल शासन के बारे में जिक्र किया गया है अकबरनामा और आलमगीर नामा में। ठीक है, नेक्स्ट है तुजुके बाबरी। ये बाबर की रचना है, तुर्की लैंग्वेज में थी। ठीक है, इस तुर्की लैंग्वेज से फारसी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। तब से इस रचना को बाबरनामा के नाम से जाना गया। ठीक है, तुजुके बाबरी जो आप देख रहे हैं ये बाबर की आत्मकथा थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं तुजुके जहांगीरी। ये जहांगीर की रचना है। ठीक है, इसमें बिहार के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सूफी लिटरेचर के बारे में। सूफी लिटरेचर में बिहार के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन किया है। तज़किरा, लाइफ ऑफ सेंट के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है मलकूजात, डायलॉग्स बिटवीन सेंट, यानी सूफियों के वार्तालाप के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है मकतूबात। ठीक है, राइटिंग्स ऑफ सेंट्स, यानी सूफी संतों के पत्रों का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग भभुआ इंस्क्रिप्शन, जो शेरशाह सूरी की इंस्क्रिप्शन है, उसमें अफगान रूल इन बिहार के बारे में जिक्र किया गया है। अर्थात बिहार में अफगान शासन के बारे में इसमें जिक्र पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है द मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मनेर कॉपर प्लेट जो अभिलेख है इसमें एक टैक्स का जिक्र किया गया है, उसका नाम है त्रुक्षा दंता। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया एक बार। ठीक है, अब हम लोग पूर्व मध्यकालीन बिहार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद अपकमिंग लेक्चर में हम लोग मध्यकालीन बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अर्ली मिडेवल बिहार, पूर्व मध्यकालीन बिहार 600 ईस्वी से 1198 ईस्वी तक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पाल वंशीय शासन। ठीक है, सबसे पहला जो शासक बनते हैं वो गोपाल बनते हैं। गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यानी पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं। इन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वो उदंतपुर बिहार शरीफ थी। गोपाल के बाद गोपाल का पुत्र धर्मपाल शासक बनते हैं 770 से 810 ईस्वी तक। ठीक है, गोपाल का पुत्र रहता है। ठीक है, मोखरी शासक को पराजित किया था इन्होंने। ठीक है,
कन्नौज को जीतकर इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, उत्तरापत स्वामीन की उपाधि धारण की थी। ठीक है। विक्रमशिला महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, यानी धर्मपाल ने। ठीक है। कहाँ पे? चंपा, भागलपुर में। और 200 गांव दान में दे दिया था। जो विक्रमशिला महाविहार विश्वविद्यालय है, इसकी देखरेख और बौद्ध मठ की देखरेख के लिए 200 गांव को उन्होंने दान दे दिया था। इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। उसके बाद धर्मपाल का पुत्र देवपाल शासक बनते हैं 810 से 850 ईस्वी तक। ठीक है। धर्मपाल का पुत्र रहता है और इनकी जो राजधानी रहती है वो मुंगेर रहती है। ठीक है। उसके बाद आता है महिपाल प्रथम 988 से 1038 ईस्वी तक। ठीक है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है इनको। ठीक है। उपाधि इन्होंने धारण किया था परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है। उसके बाद आता है रामपाल द्वितीय 1197 से 1198 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी 1198 ईस्वी में इसी के समय आक्रमण करते हैं। ठीक है। नालंदा, उदंतपुरी एंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर इसको ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है। और ये पाल वंश के अंतिम शासक बिहार में माने जाते हैं। अंतिम शासक रामपाल को माना जाता है बिहार में। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सेन वंश, सेन डायनेस्टी। बिहार और बंगाल में ये शासन करते हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं सुमंत सेन। उसके बाद आते हैं हेमंत सेन। ठीक है। उसके बाद विजय सेन शासन करते हैं। उसके बाद बल्लाल सेन, फिर आता है लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन के समय ही बख्तियार खिलजी आक्रमण करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कर्नाट वंश, कर्नाट डायनेस्टी। ठीक है। 1098 से 1325 ईस्वी तक। ठीक है। ये मिथिला में शासन करते हैं। संस्थापक नन्नदेव हैं। ठीक है। इनकी जो राजधानी रहती है सिमरावगढ़। ठीक है। नेपाल के तराई पर अभी है। शासन ये करते हैं लगभग 50 वर्ष तक। ठीक है। इनके बाद यानी नन्नदेव के बाद इनके पुत्र गंगदेव ने शासन किया। ठीक है। फिर इनके बाद गंगदेव का पुत्र नरसिम्हादेव ने शासन किया तिरहुत एवं दरभंगा के क्षेत्र में। इसी के शासनकाल में यानी नरसिम्हादेव के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। उसके आक्रमण से बचने के लिए नरसिम्हादेव ने बख्तियार खिलजी को नजराना दिया। ठीक है। ताकि वो उनके क्षेत्र पर अर्थात तिरहुत एवं दरभंगा के क्षेत्र पर आक्रमण ना करे। ठीक है। इससे बख्तियार खिलजी संतुष्ट हो गए थे और आक्रमण नहीं किया था। उसके बाद हरि सिंह देव जब शासक बनते हैं, तिरहुत का शासक बने, उसके बाद तुर्क ने इस पर आक्रमण कर दिया और उसको हासिल कर लिया। और जो हरि सिंह देव है वो पलायन कर गए नेपाल के तराई क्षेत्र में।